अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी कविता को कितने युगों में बांटा गया है, किस किस युग में इस आधुनिक कविता का विकास हुआ है, यानी प्रवर्त्यात्मक विकास की दृष्टि से हम आधुनिक हिंदी कविता को कितने युगों में बांट सकते हैं, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें है कि प्रवर्त्यात्मक विकास की दृष्टि से हम आधुनिक हिंदी कविता को प्रमुख 3 युग में बांट सकते हैं। कितने युग में बांट सकते हैं? 3 में। एक तो है पूर्व छायावाद युग, एक तो है पूर्व छायावाद युग, दूसरा है छायावाद युग और तीसरा है उत्तर छायावाद युग। तो प्रवर्त्यात्मक विकास की दृष्टि से हम आधुनिक हिंदी कविता को कितने भागों में बांट सकते हैं या कितने युगों में बांट सकते हैं? 3 में। और 3 कौन कौन से हो गए? पूर्व छायावाद युग और उत्तर छायावाद युग। पूर्व छायावाद युग में बहुधा जिन प्रवृत्तियों का आगमन भारतेंदु काल में होता है, यानी पूर्व छायावाद युग में बहुधा जिन प्रवृत्तियों का आगमन भारतेंदु काल में होता है, द्विवेदी काल में भी वे पल्लवित और विकसित होती है। यानी द्विवेदी काल में भी वे पल्लवित और विकसित होती है और कदाचित उन्हीं प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया में छायावाद का उदय होता है। यानी जो प्रवृत्तियां भारतेंदु काल में स्थापित हुई वही आगे द्विवेदी काल में भी पल्लवित और विकसित होती रही। कदाचित उन्हीं प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया में छायावाद का उदय होता है। अतः आधुनिक हिंदी कविता के प्रवर्त्यात्मक विकास में आधुनिक हिंदी कविता के प्रवर्त्यात्मक विकास में छायावाद एक प्रकार से केंद्र बिंदु का काम करता हुआ दिखाई देता है। यानी छायावाद एक प्रकार से केंद्र बिंदु का काम करता हुआ दिखाई देता है। अब इसमें पहला ही युग लेते हैं हम, पूर्व छायावाद युग। कौन सा युग? पूर्व छायावाद युग। यानी यह युग भारतेंदु काल जो 1907 से 1942 के मध्य रहा। भारतेंदु काल कब से कब रहा? भारतेंदु काल को 1907 से 1942 के मध्य का माना जाता है। यानी इस काल में जहां कविता संबंधी नवीन विषयों को अपनाया जाने लगा, वहां काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष की पुरानी परंपराओं को भी पूर्णतया संरक्षण दिया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नई परंपराओं को अपना लिया तो पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि पुरानी परंपराओं को भी पूर्ण रूप से संरक्षण दिया गया। यानी इस काल में जहां कविता संबंधी नवीन विषयों को अपनाया जाने लगा, वहां काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष की पुरानी परंपराओं को भी पूर्णतया संरक्षण दिया गया। इस समय के लेखकों की, यानी इस समय कौन से समय? पूर्व छायावाद युग, यानी 1907 से 1942 के बीच के समय के जो लेखक थे कि उनकी स्वभावगत सामंजस्यता जो कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की उपज थी, कविता के क्षेत्र में प्रतिफलित हुई। और ये तो आपको पता ही है कि काव्य पर या किसी भी प्रकार का काव्य हो, चाहे सर्वे काव्य हो, दृश्य काव्य हो या अभिनीत काव्य हो, तो उन सब में उस वक्त की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का उन पर प्रभाव पड़ता ही है। तो इस दृष्टि से इस समय भी, यानी इस समय भी लेखकों की जो स्वभावगत सामंजस्यता है जो कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की उपज थी, कविता के क्षेत्र में प्रतिफलित हुई। इस युग के साहित्यकार कवि की अपेक्षा समाज सुधारक, प्रचारक व पत्रकार अधिक थे। तो इस युग के साहित्यकार थे वो कवि नहीं थे, बल्कि कवि की अपेक्षा समाज सुधारक ज्यादा थे, प्रचारक ज्यादा थे, पत्रकार अधिक थे। इसलिए इन्होंने सामयिक प्रश्नों और सामाजिक समस्याओं के प्रति अपनी जागरूकता दिखलाई।
इसलिए इन्होंने क्या दिखाया, सामयिक प्रश्न, यानी उस समय के जो तत्कालीन प्रश्न थे या जो सामाजिक समस्याएं थी उनके प्रति अपनी जागरूकता दिखलाई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता के विकास में, यानी भारतेंदु कविता के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और बद्री नारायण चौधरी का नाम उल्लेखनीय है। तो अब हम इनको थोड़ा सा अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। तो पहला लेते हैं हम भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या लेते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी पूर्व छायावाद युग में। तो इसमें देखिए कि किन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इन्होंने भारत दुर्दशा और नील देवी नामक नाटकों के गीतों में तथा अन्य स्वतंत्र कविताओं में भारत की दीन दशा का वर्णन किया है। इन्होंने भारत दुर्दशा जो एक रचना लिखी है और नील देवी जो एक रचना है, यानी दोनों ही नाटक है, इनके गीतों में तथा अन्य जो स्वतंत्र कविताओं है उनमें भी इन्होंने भारत की हीन दशा का वर्णन किया है। उन्होंने क्या लिखा है? आबहु सब मिली रोबहु, भाई भारत दुर्दशा न देखी जाई। यानी उन्होंने लिखा आबहु सब मिली रोबहु, भाई भारत दुर्दशा न देखी जाई। इनकी कविता में कहीं देश के अतीत की गौरव गाथा, यानी इनकी कविता में कहीं देश के अतीत की गौरव गाथा, तो कहीं अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता, कहीं भक्ति के पद, कहीं श्रृंगार रस के कवित और सवेये, कहीं उपदेशात्मक सूक्तियां, तो कहीं उत्सव वर्णन है। यानी इनकी रचनाओं में क्या है, भारतेंदु जी हरिश्चंद्र की में, कि उन्होंने कई कविता में हमारे देश के अतीत की गौरव गाथा का बखान किया है, कहीं पर उन्होंने अधोगति की शोभ भरी वेदना का वर्णन किया है, तो कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता, तो कहीं भक्ति के पद का वर्णन किया है, कहीं श्रृंगार रस के कवित और सवेये की रचना की है, तो कहीं उपदेश और सूक्तियां लिखी है, तो कहीं उत्सवों का वर्णन किया गया। यानी भारतेंदु ने हिंदी कविता को नवीन विषय की ओर अग्रसर किया। यानी भारतेंदु ने हिंदी कविता को नवीन विषयों की ओर अग्रसर किया, किंतु उन्होंने उसमें नवीन प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया, बल्कि उनमें कोई किसी नवीन प्रणाली का नहीं किया, बल्कि जो प्रणालियां चलती रहती थी, लिखने की जो शैलियां थी, उनका ही उन्होंने हमेशा अनुकूलन किया। प्रकृति वर्णन के प्रसंगों में उनका मन जितना अधिक रमा है, उतनी उनमें प्रकृति के सहज सौष्ठव की झांकी कम मिलती है। यानी प्रकृति वर्णन में के जो प्रसंग थे उनमें उनका मन अत्यधिक लगा और उन्होंने प्रकृति वर्णन बहुत ही उत्कृष्ट रूप में किया, परंतु फिर भी उनमें प्रकृति के सहज सौष्ठव की झांकी, जो सहज सौष्ठव है उसकी झांकी थोड़ी सी कमी मिलती है, क्योंकि उन्होंने कुछ बुढ़ा चढ़ा करके प्रकृति के वर्णन के बारे में लिखा है। तो इस काल के सबसे महानतम अगर कोई लेखक माने जाते हैं तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका काल 1907 से 1942 के मध्य रहा। अब हम पूर्व छायावाद युग में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा जिन लेखकों का हम विवेचन कर रहे हैं वो है मिश्र व प्रेमधन, यानी प्रताप नारायण मिश्र तथा बद्री नारायण चौधरी। ये तो प्रेमघन तो यही है, प्रेमघन कौन है? बद्री नारायण चौधरी। तो प्रताप नारायण मिश्र तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अपने समकालीन कवियों से विषयों के अतिरिक्त
विशेष उत्सवों और अवसरों पर आनंद प्रकट करने के लिए प्रशस्तियां लिखी। इन्होंने क्या लिखा है? प्रशस्तियां लिखी है, प्रशंसा के गीत लिखे हैं। किसके लिए? समकालीन कवियों से। विषय के अतिरिक्त विशेष उत्सवों और अवसरों पर आनंद प्रकट करने के लिए प्रशस्तियां लिखी। देश की राजनीतिक दशा, देश की राजनीतिक दशा, धार्मिक व सामाजिक दशा, धार्मिक व सामाजिक दशा पर इन लोगों का सदा ध्यान बना रहा। यानी इन लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा, मिश्र व प्रेम गंगा सबसे ज्यादा किस पर बना रहा? देश की राजनीतिक दशा, धार्मिक व सामाजिक दशा, इन पर इनका ध्यान हमेशा बना रहा। यद्यपि इन पर ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों का दोष लगाया जाता है। यानी इन पर क्या लगाया जाता है? कि ये ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों का दोष लगाया जाता है। परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी इन्होंने देश दशा का मार्मिकता पूर्ण वर्णन किया है। परंतु फिर भी इन्होंने इन परिस्थितियों में इन्होंने देश दशा का मार्मिकता पूर्ण वर्णन किया है, जिसमें कवि की निर्भीकता झलकती है। इसमें क्या झलकती है? कवि की निर्भीकता, कि वो अंग्रेजों से डरते नहीं थे और बिना डरे उन्होंने निडर होकर के इस प्रकार की रचनाएं लिखी। और दूसरे, इस युग में देशभक्ति व राजभक्ति को एक ही समझा जाता था। दूसरे रूप में अगर कहें तो इस युग में, कौन से युग में? पूर्व छायावाद युग में देशभक्ति और राजभक्ति को एक ही समझा जाता था। अतः इसमें उनको कोई दोष प्रतीत नहीं होता है। उस वक्त यानी देशभक्ति और राजभक्ति को एक ही समझा जाता था, अतः इसमें कोई दोष नहीं है या कोई दोष प्रतीत नहीं होता है। अब अगला लेते हैं हम अंबिका दत्त व्यास। कौन सा लेते हैं? अंबिका दत्त व्यास। इसमें देखिए कि अंबिका दत्त व्यास का, तो इन्होंने नवीन और प्राचीन दोनों विषयों पर फुटकर कविताएं लिखी। कुछ ज्यादा नहीं लिखी है, परंतु इन्होंने नवीन और प्राचीन दोनों विषयों पर फुटकर कविताएं लिखी, जो कि इस समय की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। यानी इन्होंने नवीन और प्राचीन दोनों विषयों पर फुटकर कविताएं लिखी, जो उस समय की पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती थी उनमें उनकी कविताएं प्रकाशित हुई। इन्होंने विदेशी रंग में रंगे हुए युवकों की भर्त्सना, इन्होंने विदेशी रंग में रंगे हुए युवकों की भर्त्सना की, राष्ट्रीय गौरव का गान किया और देश की वर्तमान दशा के प्रति विक्षोभ किया। यानी भर्त्सना की किनकी? उस वक्त जो विदेशी रंग में रंगे हुए युवा थे उनकी, और देश की वर्तमान दशा के प्रति भी विक्षोभ किया। तो इस प्रकार अंबिका दत्त व्यास की ये रचनाएं इस युग की देन है। अब है ठाकुर जगनमोहन सिंह। कौन है? ठाकुर जगनमोहन सिंह। यानी इन्होंने नवीन विषयों और स्थलों पर कविताएं न लिखकर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों के अनुकरण पर विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों का सुंदर वर्णन किया। परंतु उस समय हिंदी जगत का ध्यान इस ओर नहीं गया। यानी ठाकुर जगनमोहन सिंह ने कोई नवीन विषयों और स्थलों पर कविताएं न लिख करके इन्होंने प्राचीन संस्कृत काव्यों के जो प्राकृतिक वर्णन थे उनके अनुकरण पर विंध्याचल प्रदेश के जो रमणीय स्थल थे उनका सुंदर वर्णन किया है। परंतु उस समय हिंदी जगत का ध्यान इस ओर नहीं गया, उन्होंने इस ओर नहीं देखा। अब हम अगला जो कवि लेते हैं इस युग का, वो है राधा कृष्ण दास। वो कौन है? राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास में देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने श्रृंगार वर्णन के साथ राष्ट्रीय भावना की प्रवृत्ति अपनाई। यानी राधा कृष्ण दास ने क्या अपनाया? इन्होंने श्रृंगार वर्णन के साथ राष्ट्रीय भावना की प्रवृत्ति अपनाई तथा
तथा अपने समाज की राजनीतिक एवं सामाजिक विषमताओं को वाणी दी। अर्थात इन्होंने श्रृंगार वर्णन के साथ राष्ट्रीय भावना की प्रवृत्ति अपनाई और अपने समाज की जो राजनीतिक एवं सामाजिक विषमता थी उसको इन्होंने आवाज दी। इस प्रकार यह युग जो पूर्व छाया युग है, जो पूर्व छायावाद युग है, जिसको भारतेंदु काल के नाम से भी जाना जाता है, जो 1907 से 1942 के मध्य हुआ, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार रही। अब हम अगले कालांश में, यानी अभी अगले युग, दूसरे युग है जो छायावाद युग, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम इस बारे में पहले ही भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रवृत्त्यात्मक विकास की दृष्टि से हम आधुनिक हिंदी कविता को प्रमुख 3 युगों में बांट सकते हैं। वो है पूर्व छायावाद युग, दूसरा है छायावाद युग और तीसरा है उत्तर छायावाद युग। तो आज हमने पूर्व छायावाद युग की चर्चा की। अगले कालांश में हम छायावाद युग के बारे में फिर सारगर्भित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।